इस टॉपिक पे हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। टॉपिक है सीपी, सेरिब्रल पॉलिसी। हमारे यहाँ लोगों को जो बच्चा भी बिल्कुल आपको थोड़ा सा ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे कमज़ोर नज़र आए, तो हर बंदा उसके 2 डायग्नोसिस करके तो जान छुड़ा लेता है। या उसको सीपी कह देता है या उसको ऑटिस्टिक कह देता है। अगर टिपिकल उसकी शक्ल हो मंगोलॉइड डाउन सिंड्रोम की, तो ज़ाहिर है कि फिर उस तरफ ले जाएंगे। लेकिन ये 2 लफ्ज़ जो हैं, तो अब लेट मी टेल यू कि ज़ाहिर है डायग्नोसिस तो डॉक्टर ने करना है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो आप किस तरह इसमें फ़र्क महसूस कर सकते हैं। नंबर 1 सीपी को लेते हैं। सीपी की जो डेफिनेशन है ना, मेडिकल डेफिनेशन, वो ये है, इट इज़ अ नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज। यानी ये ब्रेन डैमेज है जो हो गया सो हो गया, ये आगे बढ़ेगा नहीं। और ये प्री नेटली यानी पैदाइश से पहले, पेरीनेटली यानी बच्चा जब पैदा हो रहा होता है, एंड पोस्ट नेटली यानी पैदा होने के बाद, इन 3 जगहों पे अगर उसके ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाए या उसके ब्रेन में ब्लड कम जाए, यानी एनॉक्सिक और एनेमिक, ये 2 कंडीशंस होती हैं। और तीसरी बाज़ होती है कि बच्चे को डिलीवर करते हुए कोई सर पे चोट लग जाए, कुछ औजार होती है उनको डिलीवर करते हुए, और उसको डैमेज आ जाए। तो ये बेसिकली सीपी की कॉजेज़ होती है। और इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, यानी माँ बाप को कैसे पता चलता है, माँ बाप को तो शुरू में पहले 2, 3, 4 महीने तक पता नहीं चलता, लेकिन जब बच्चा 3 माह 4 माह गुजरने के बाद गर्दन नहीं संभालता, और अगर थोड़ा सीवियर हो तो आई कांटेक्ट ठीक नहीं करता, वो सोशल स्माइल नहीं देता, तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए। अगर ना हो तो एक इशारतन सीपी की तरफ ध्यान जाना चाहिए, डॉक्टर का भी, और पेरेंट्स को चाहिए कि डॉक्टर को चेक करवाएं। अच्छा, अगला स्टेप क्या होता है। अब आम बच्चा 3-4 महीने में गर्दन संभालता है, 5-6 महीने में बैठता है, 1 साल की उम्र में खड़ा होता है, चलता है। 18 महीने तक अगर बच्चा चल जाए, चाहे भले 17 महीने में चले, तो इसको हम डिलेड माइलस्टोन नहीं कहेंगे। लेकिन सीपी के अंदर ये माइलस्टोन डिले हो जाएंगे। अब आगे सीपी की किस्में हैं। एक किस्म होती है जिसके अंदर सीपी में जो बॉडी होती है बच्चे की, वो अकड़ाव में होती है, और अगर एक साइड का उसको फालिज है तो एक, ये याद रखिएगा, आप उसका हाथ देखिएगा, ऐसे मुट्ठी बंद होगी और यूं होगा हाथ उसका, और ये हेमीप्लीजिक सेरेब्रल पॉलिसी होती है। अच्छा, एक जो सेरेब्रल पॉलिसी होती है वो ऐसी होती है जिसके अंदर आपका जो पेशेंट है वो उसके अंदर एबनॉर्मल टोन आ जाती है। ये वो गर्दन को यूं कर लेगा, ये बाजू को यूं कर लेगा, कभी यूं कर लेगा, तो ये डिस्टोनिक सेरेब्रल पॉलिसी आती है। फिर एक आगे किस्म आ जाती है जिसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, मरीज़ वैसे ही हिलता जाता है, ये अपने हाथों को, ये बाजुओं को, तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ जाती हैं। इसमें एथिटोसिस एंड ऑल दैट, मेडिकल नाम इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब एक और तरीका होता है इसको क्लासिफाई करने का कि ये माइल्ड है यानी मॉडरेट है, ये सीवियर है। तो जो तो माइल्ड होती है, ये आम तौर पे मैं आपको बताऊं, हमारे जो सीपी के बच्चे होते हैं ये इंडिपेंडेंट ज़िंदगी आराम से गुजार लेते हैं, पढ़ लिख भी जाते हैं, और अल्लाह ना करे, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हुनर वगैरह भी सीख लेते हैं। दूसरा जो मॉडरेट डिग्री होती है, उसके अंदर भी बच्चों की एम्बुलेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्ट, और उनको शेल्टर्ड वर्कशॉप के अंदर हम कामकाज भी सिखा देते हैं। लेकिन जो सीवियर केसेस होते हैं उनके बहुत से इश्यूज़ होते हैं, सांस से लेके, फीडिंग से लेके, यूरिनेशन से लेके, उनके लिए फिर आपको लाइफ टाइम नर्सिंग सपोर्ट एंड केयर करनी पड़ती है। तो ये एक मैंने हल्का सा खाका आपको बना के दिया सेरेब्रल पॉलिसी। अच्छा, अब सेरेब्रल पॉलिसी में कुछ बच्चे जिनका ब्रेन का, जैसे डिस्टोनिक बच्चे होते हैं, ब्रेन इज़ वेरी मच ओके, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो MA PhD तक चले जाते हैं। तो कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कॉग्निशन लो हो चली जाती है, बिकॉज वी डोंट नो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ डैमेज्ड इन सेरेब्रल पॉलिसी, इन व्हाट वे। लेकिन 3 बातें जो याद रखने वाली हैं, डिलेड माइलस्टोन्स, टिपिकल पैटर्न,
एंड नॉन प्रोग्रेसिव। अब इसके मुकाबले में आ जाएं ऑटिज़म की तरफ। ऑटिज़म के अंदर माइलस्टोन आपको नॉर्मल मिलेंगे, यानी बच्चे की नेक होल्डिंग, सिटिंग, आपको हिस्ट्री ऑफ एनॉक्सिया या आपको एनीमिया या ये हाइपोक्सिया ये नहीं मिलेगी आपको। यूजुअली बच्चा जो होता है वो 2 साल की उम्र तक तकरीबन ठीक ही जा रहा होता है, अम्मा अब्बा पापा मामा बोल भी लेता है 1-2 जुमले, बट देन अगेन as he crosses 2 years, sometimes depending on 2 years, 2.5 years, तो उसका स्पीच डेफिसिट शुरू हो जाता है और एडिशनल फैक्टर्स शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर मैं सारी तफसील बताऊंगा। तो इसलिए हर बच्चे को सीपी नहीं समझना चाहिए और हर बच्चे को ऑटिस्टिक नहीं समझना चाहिए। यू नीड टू क्लैरिफाई एंड यू नीड टू प्रॉपर्ली क्लासीफाई। और याद रखिएगा जो मेन डायग्नोसिस है आपका वो या किसी पीडियाट्रिशियन से करवाएं आप, और वो डॉक्टर से करवाएं। करवाने के बाद जो 2-3 टेस्ट होते हैं वो कंप्लीट करा के एंड देन यू शुड गेट इनटू, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो कराएं, अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर उसको बाकी थेरेपीज़ की ज़रूरत है, वो फिर आपका डॉक्टर आपसे डिस्कस करके उसको डिश आउट कर देगा। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये होती है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। अब हमारे यहाँ इन सारे बच्चों को ज़रूरत पड़ती है फ़िज़ियोथेरेपी की। अब क्या फ़िज़ियोथेरेपी कराते हुए हर पेशेंट को आप लिख के दे देते हो कि नहीं तुमने फ़िज़ियोथेरेपी करानी है? होनी चाहिए, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या माँ बाप अपनी कलील जो तनख्वाह है उसके अंदर डेली इतने पैसे आने जाने में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? यहाँ पर फिर जो प्रोग्राम है ना होम फिजियोथेरेपी का, ये हमने मेयो हॉस्पिटल में शुरू किया था, जो बहुत कामयाब रहा था। वी ट्रेन द पेरेंट्स। हमारा जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो पेरेंट्स को बता देता है कि भाई आप ये एक्सरसाइजेस इसको कराएं। वो एक्सरसाइजेस जिनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक उसकी ज़रूरत नहीं होती, महारत की ज़रूरत नहीं होती। फिर साथ में ये बता दिया जाता है कि जी इसको बैठने के लिए अगर व्हील चेयर की ज़रूरत है, अगर इसको सीपी चेयर की ज़रूरत है तो किस किस्म की सीपी चेयर होनी चाहिए, किस्म की व्हील चेयर होनी चाहिए। अगर उसको एड्स ऑफ मोबिलिटी चाहिए, लाइक वॉकर चाहिए, सिटिंग वाला होना चाहिए या वॉकिंग फ्रेम होना चाहिए। बाज़ औक़ात पेशेंट्स को मैं कहता हूँ जस्ट कि उनका वो फियर दूर करने के लिए पैरेलल बार्स लगवाएं वो अपने घर में, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो दैट इज़ वाई ये एक पूरा एक पैकेज है, क्योंकि सीपी के मरीज़ ने क्योर नहीं होना, ऑटिस्टिक मरीज़ ने क्योर नहीं होना, इनको मैनेजमेंट करनी है। इनकी एक और लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं और वो भी मैं आपको बता दूं गलत इस्तेमाल करते हैं, एंड टोटली गलत इस्तेमाल करते हैं कि जी हम इनकी रिहेबिलिटेशन करेंगे। आप रिहेबिलिटेशन इनकी कर ही नहीं सकते, आपने इनकी हैबिलिटेशन करनी है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिहेबिलिटेशन एंड हैबिलिटेशन। अगर एक पेशेंट ठीक ठाक था, एक्सीडेंट बीमारी की वजह से माजूर हो गया, उसको आपने ठीक करना है तो दैट्स कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। लेकिन अगर पैदाइशी तौर पे कोई बच्चा ऐसा है या सिंस बाय बर्थ ऐसा है तो उसके अंदर आपने हैबिलिटेशन करनी है। और माइंड यू दोनों के प्रिंसिपल्स बड़े डिफरेंट हैं। यू कांट क्लोज योर आइज एंड यू से कि बिल्कुल डिफरेंट इनका क्राइटेरिया है। तो इसलिए ट्राई टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट डॉक्टर, और जो फिर वो कहे आप उसको ट्रस्ट करें, उसको फॉलो करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।